खबर के साथ जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार अब एक्शन में है। हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें गृह सचिव आईबी के चीफ भी शामिल हुए। वहीं इस बैठक के बाद अमित शाह ने पीएम मोदी से बात भी की है। इसे लेकर सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है कि पीएम मोदी ने अमित शाह को मौके पर जाने को कहा है। पीएम मोदी ने मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि आज आतंकियों ने सैलानियों के साथ ही स्थानीय लोगों पर फायरिंग की थी। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक सैलानी की मौत हुई, वहीं 12 लोग घायल हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने नाम पूछ करके गोली मारी है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी पुलिस की वर्दी में थे, जिनके निशाने पर पर्यटक ही थे। शाम 7 बजे पहलगाम के लिए अमित शाह आज रवाना होंगे। ये सबसे बड़ी अपडेट है पहलगाम आतंकी हमला मामले को लेकर के। इससे पहले गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें आईबी और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे और इसके बाद ये माना जा रहा है कि आज शाम को अमित शाह देश के गृह मंत्री पहलगाम के लिए रवाना होंगे। Huh? नहीं, how many terrorists were there? How many terrorists were there? दो थे। कितने फायर उन्हें फायर किए? 2 किए। 2, ओके। आपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो ब्रीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर प्लीज भगवान के लिए बचा लो। जब से मैंने वो डिजाइन किया है। तो वहीं इस मामले को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट की है, जिसमें लिखा है कि पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं। इस हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई करेंगे, ये अमित शाह की तरफ से लिखा गया। तो गृह मंत्री ने लिखा है कि पीएम मोदी को घटना के बारे में जानकारी दी गई और अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। जल्द ही श्रीनगर के लिए रवाना होगा। ये जानकारी एक्स हैंडल पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दी गई है। तो आज बड़ी बैठक जो पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर के हुई है गृह मंत्रालय में, जिसमें आईबी के अधिकारी भी मौजूद रहे और इसकी जानकारी खुद अमित शाह ने अपने पोस्ट पर दी है। एक्स हैंडल पर उन्होंने पोस्ट की और इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि वे जल्द ही श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। तो वहीं वक्फ कानून के विरोध में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में AIMPLB की बड़ी बैठक हुई है और इसमें ओवैसी ने कहा कि वक्फ कानून को कतई मंजूर नहीं करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी वक्फ संशोधन कानून को मुस्लिमों की जमीन पर कब्जा करने की साजिश करार दिया है। इस पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया। खास रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हल्ला बोल कार्यक्रम में मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने वक्फ कानून का जमकर विरोध किया। वक्फ कानून को संविधान और मुस्लिमों के खिलाफ बताया। एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। ये कम इख्तिलाफ होते हैं जो ये आपके सामने हजरात बैठे हैं। आप देखिए इन हजरात को, मुख्तलिफ जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये दीन का मसला आ गया, हमारे मसाजिदों का मसला आ गया, हमारे कब्रिस्तानों का मसला आ गया। शुक्र है और एहसान है पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसने आवाज लगाई और बरवक्त आवाज लगाई। हिंदुस्तान की सोई हुई कौम, उसको एहसास हुआ अगर हमारा दीन नहीं तो हमारी दुनिया में वजूद का कोई मानी भी नहीं है। AIMPLB के प्रदर्शन में मुस्लिम संगठनों के सदस्य काली पट्टी पहनकर पहुंचे, जिस पर AIMIM ने वक्फ कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। कोर्ट ने अभी यहाँ से कोई अंतरिम ऑर्डर नहीं दिए हैं, एक ऑब्जर्वेशन है, एक कमेंट्री है और सरकार को खुद मजबूरन जो है एक हलफनामा देना पड़ा है। लेकिन ये नौबत क्यों आई? क्योंकि कोर्ट खुद ये समझ रही है
कि किस तरीके से वक्फ बाय यूज़र को डीनोटिफिकेशन करने का मामला एक बहुत बड़ा ख़तरे का संदेश है और पूरे देश भर में एक विवाद पैदा करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये चाहती है कि देश भर में हिंदू मुस्लिम की नफ़रत बढ़े, जो पुरानी इबादत गाहें हैं मुसलमानों की उसमें यहाँ से विवाद बढ़े और जिससे उनको राजनीतिक फ़ायदा मिले। सरकार किसी की हितैषी नहीं, ना किसान की है, ना महिलाओं की है, ना मुसलमानों की है, ना दलितों की है, ना ओबीसी की। सरकार सिर्फ अपने दोस्तों की हितैषी है। अपने दोस्तों के हित के लिए जो उनको करना पड़ेगा वो हर किसी का शोषण करेंगे, दोहन करेंगे। वहीं वक्फ कानून पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का कहना है कि वक्फ संशोधन कानून गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए लाया गया है। पहले वक्फ कानून का गलत इस्तेमाल हुआ कि आपका कब्रिस्तान और आपका दरगाह छीने जाएंगे, मुसलमानों का संपत्ति छीनेंगे। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? ये जो बोल रहे हैं हिंदुस्तान का कानून का नहीं मानते हैं या इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, ये देश कानून से चलता है, किसी का प्रॉपर्टी ऐसे आप छीन सकते हैं क्या? किसी का मस्जिद को कोई ऐसे छीन सकते हैं क्या इस देश में? कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के कुछ साथियों ने लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया। हम लोग ने क्लियरली कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम ये न्याय देने के लिए है, गरीब मुसलमानों को इंसाफ देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं है। वक्फ कानून के खिलाफ AIM-PLB और मुस्लिम नेताओं का हल्ला बोल जारी है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर वक्फ संशोधन कानून के बहाने सियासत करने का आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश की हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है और इस पूरे मामले में उनके बेटे के FIR के बाद मां और बेटी को वारदात का आरोपी बनाया गया। इसके बाद पूर्व DGP की पत्नी पल्लवी की गिरफ्तारी हुई है। रिपोर्ट देखिए। पूर्व DGP की मौत, दिल दहला देने वाला खुलासा। बेटे की शिकायत, मां बेटी पर FIR। क्या है पूर्व DGP ओम प्रकाश की हत्या की कहानी? कर्नाटक के पूर्व DGP ओम प्रकाश की हत्या ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। बेटे कार्तिकेश ने FIR में मां और बहन पर हत्या का सीधा आरोप लगाया है। यही वजह है कि पूर्व DGP की पत्नी पल्लवी के खिलाफ कानून का शिकंजा कस गया है। पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने FIR में जो भी कुछ कहा है वो बेहद सनसनीखेज है। जब मैं घर पहुंचा तो पिता खून से लथपथ पड़े थे। पास में एक टूटी हुई बोतल और चाकू पड़ा था। मेरी मां पापा को पिछले एक हफ्ते से जान से मारने की धमकी दे रही थी। इसी डर से वो अपनी बहन सरिता कुमारी के घर चले गए थे। 18 अप्रैल को बेटी के कहने पर वो वापस HSR लेआउट स्थित अपने घर लौटे। इस दौरान कार्तिकेश ने पुलिस को ये भी बताया कि उनकी मां पल्लवी और बहन डिप्रेशन से पीड़ित हैं और रोजाना उनका पिता से झगड़ा होता था। मैं उस दिन बाहर था। मुझे पड़ोसी का फोन आया कि पापा खून से सने पड़े हैं। जब मैं शाम 5:45 बजे घर पहुंचा तो देखा कि पुलिस और स्थानीय लोग वहां मौजूद थे। मेरे पिता के सिर और शरीर से खून बह रहा था। मेरी मां और बहन डिप्रेशन से पीड़ित है और रोजाना पिता से झगड़ा करती थी। वारदात 20 अप्रैल को उस वक्त की है जब पूर्व पुलिस महानिदेशक अपने घर में मृत पाए गए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पल्लवी ने हत्या के बाद एक अन्य पूर्व DGP की पत्नी को फोन कर अपना जुर्म कबूल किया था। इसके बाद उस महिला ने 112 नंबर पर कॉल कर इस वारदात के बारे में पुलिस को जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश और पल्लवी के बीच लंबे वक्त से मतभेद चल रहे थे। पूर्व पुलिस महानिदेशक की हत्या की जांच फिलहाल सेंट्रल क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है, जबकि आरोपी पल्लवी और बेटी कृति से पूछताछ की जा रही है।
क्या मोदी सरकार वक्फ से भी बड़ा फैसला लेने जा रही है? वक्फ से भी बड़ा, लेकिन क्या राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक, वक्फ सब कुछ हो चुका है? तो अब मोदी सरकार का अगला प्लान क्या है, रिपोर्ट में देखिए। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड। क्या वक्फ कानून के बाद अब समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का नंबर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 2 बार यूसीसी को लेकर बड़े संकेत सामने आए हैं। पहले 14 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हिसार में एक सभा के दौरान यूसीसी को देश के लिए जरूरी बताया। तो वहीं ठीक एक हफ्ते के बाद बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मोदी 3.0 की उपलब्धियों को बताया गया है। वीडियो में साफ संकेत दिए गए हैं कि मोदी सरकार का अगला कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को भी जवाब दिया गया है जो कहते थे कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं होने की वजह से मोदी सरकार 3.0 काफी कमजोर होगी। मोदी सरकार 3.0 बड़े फैसले नहीं ले पाएगी और ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी, जिससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि मोदी सरकार का अगला कदम देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है। आप ये वीडियो देखिए। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। My mother raised me as the kindest and the sweetest person you'll ever met. But if you mess with me, then I will show you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो चौंकाने वाले फैसले करते हैं। तो क्या 14 अप्रैल 2024 को पीएम मोदी ने हरियाणा के हिसार में सभा को संबोधित करते हुए यूसीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जो हमला बोला उसे एक संकेत माना जाना चाहिए? संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। बीजेपी ने लोगों के सामने अपने 3 बड़े एजेंडे रखे थे, जिसमें से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को 2019 में बीजेपी ने पूरा किया था। दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जिसे 2024 में बीजेपी ने पूरा किया। और अब बारी है तीसरे एजेंडे की, समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज रामबन में बाढ़ के बाद बने हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रिपोर्ट देखिए। आसमानी आफत से तबाह रामबन में मंगलवार को जज्बातों का सैलाब उमड़ पड़ा। हालचाल जानने पहुंचे मुख्यमंत्री पर ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए बड़ी मशक्कत के बाद उमर अब्दुल्ला उस इलाके में पहुंचे थे जहां बाढ़ और बारिश ने सबसे ज्यादा बुरा हाल किया। लेकिन उनके पहुंचते ही लोग भड़क गए। दर्द गुस्से में बदला और फिर काफिले के आगे आवाम खड़ी हो गई। रोका गया है
विधायक नहीं पहुंचे, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, तो ये जो पब्लिक आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर बवाल हो चुका है। इतने दिन से विधायक नहीं पहुंचे, जब आज यहाँ पर सीएम के आने के बाद विधायक पहुंचे तो लोगों ने उनको घेर लिया है। आपने देखा रोती बिलखती महिलाएं जो थी यहाँ पर वो उन्होंने रास्ता घेरा है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को यहाँ से नहीं जाने देंगे और बवाल जो है वो यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की हालत जो है इस महिला से हो चुकी है। और ये महिला ने कहा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, इनके घर के बाल मवेशी मर गए। इतने दिनों से यहाँ पर जो है बवाल लगातार अपना बढ़ता रूप देखिए अब लेता जा रहा है। एक तरफ प्रदर्शन और नारेबाजी चलती रही, दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला अफसरों से जमीनी हालात जानने की कोशिश करते रहे। बात लोगों से करनी है। और देखिए बवाल इतना था कि जब लोगों ने उनकी गाड़ी आगे नहीं जाने दी और उसके बाद मजबूरन उमर अब्दुल्ला को सड़कों पर उतरकर अब इसी कीचड़ से होते हुए निकलना पड़ रहा है, जहाँ से वो गाड़ियों से होते हुए रामबन बुला रहे थे और मीडिया को ये कह रहे थे कि वो रामबन आए तो वहाँ बात करेंगे। लेकिन उमर साहब यहाँ पर बात तो लोग करना चाहते हैं, जिनके साथ ये त्रासदी हुई है, जिन्होंने ये मंजर देखा है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। बार बार उन्होंने कोशिश की आपसे बात करने की, लेकिन आप रुके नहीं और अब ये लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर आ चुका है। लोगों के भारी विरोध के बीच मुख्यमंत्री कम से कम ये भरोसा देकर जरूर चले गए कि 24 घंटे में इलाके की आवाजाही खोल दी जाएगी ताकि जरूरत का सामान आसानी से पहुंचाया जा सके। यहाँ जो लोकल लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कलवर्ट था, उस कलवर्ट को यहाँ हाईवे का जो ठेकेदार है उसने उस पर गड़बड़ की, तब जाके नुकसान हुआ। अब हाईवे वालों को ये देखना होगा कि जहाँ जहाँ काम हो, काम का जो है खमियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना ना पड़े। ये सड़क बनती है हमारे राहत के लिए, अगर ये सड़क हमारे नुकसानदेह साबित हो तो इस सड़क का फायदा क्या। तो इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के साथ और खासकर जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे हैं गडकरी साहब, मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ देर के बाद उनको मौके पे लाके हम यहाँ रिव्यू करें कि किस तरह हम इस सड़क को जो है स्टेबल कर सकें। बीते दिनों बेमौसमी बरसात और बादल फटने की वजह से रामबन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसके बाद कनेक्टिविटी लगभग खत्म हो गई और लोगों की नाराजगी इस बात पर ज्यादा है कि प्रशासन की तरफ से वक्त पर जरूरत का सामान नहीं पहुंचाया गया, जिसकी वजह से हालात और ज्यादा खराब हो गए। हालांकि अब उम्मीद है कि हाईवे का सिंगल ट्रैक बहाल होने के बाद हालात बदलेंगे।